नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह सैनी। आज बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और इसका जो पहला जो टॉपिक है वो आता है भारत का परिचय। भारत का परिचय। देखो दोस्तों, इसके बारे में क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो यूं कहा गया है कि भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता व संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव। इस महानता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। हम देखें तो एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप की दृष्टि से ये जो भारत है, ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप की दृष्टि से भारत है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यूं जो भी है डायग्राम, यहां से कि यूं डायग्राम देखने को मिलता है यूं। और इस डायग्राम में जो यहां से कि यूं देखने को मिलता है, ठीक है, यहां से यूं आकृति बनी हुई है। तो यहां से क्या है, भारत देखने को मिलता है। तो एशिया महाद्वीप के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप की कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन मैं आगे बात करूं तो जो ग्लोब है, ग्लोब की दृष्टि से, ग्लोब की दृष्टि से जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जबकि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि मैं आगे बात करूं तो यूं कहा जाता है कि साहब भूमध्य रेखा के सापेक्ष है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष बात करें, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष भारत है, ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो कहते हैं कि दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि इसी भारत के संदर्भ में और बात करें तो इसके नामकरण को लेकर, किसको लेकर? नामकरण को लेकर। इस भारत के बारे में दोस्तों यूं कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस भारत को सप्त सेंधव के नाम से जाना जाता था। सेंधव क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 7 नदियां बहती थी। कितनी नदियां बहती थी? 7 नदियां बहती थी। अब आप ये कहोगे कि वो 7 नदियां कौन कौन सी बताते हैं? तो उसमें नाम तो आता है, लेकिन सिंधु का आता है दोस्तों। सिंधु ही नहीं, झेलम का आता है। झेलम ही नहीं, अरे दोस्तों चिनाव का नाम आता है। चिनाव ही नहीं, व्यास का नाम आता है। रे व्यास ही नहीं, सतलज का नाम आता है। सतलज ही नहीं, सरस्वती का नाम आता है। रे सरस्वती। और सरस्वती नहीं, बल्कि नाम तो आता है लेकिन द्वेष दत्ती का नाम आता है। दत्ती। तो ये 7 नदियां बहती थी। इसीलिए प्राचीन समय में ये जो भारत है इसको सप्त सेंधव के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि ये जो भारत है, इस भारत के जो उत्तरी भाग है, कौन सा भाग? उत्तरी भाग।
ये भारत है, इसका जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में कहते हैं कि साहब किसका, आर्यों का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ था दोस्तों, आर्यों का आगमन हुआ था। आर्यों, इन आर्यों के आगमन के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आर्यव्रत के नाम से जाना जाने लगा, आर्यव्रत। अब ये जो आर्य जो वंश है, आर्य जो जाति है, उन आर्यों का कहते हैं कि एक शक्तिशाली एक शासक था जिसका नाम क्या था, भरत नाम था। क्या नाम था, भरत। भरत के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। क्या रखा गया, भारत। कुछ मान्यताओं के अनुसार यूं कहा जाता है कि कालिदास है, इस कालिदास के द्वारा जो एक रचित जो ग्रंथ बताते हैं, जिसका नाम क्या बताते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम बताते हैं। क्या बताते हैं दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें क्या होता है, अभिज्ञान शकुंतलम में जो शकुंतला के जो पति बताते हैं उसका नाम दुष्यंत बताते हैं, और शकुंतला और दुष्यंत के एक लाला था, एक पुत्र था जिसका नाम क्या बताते हैं, भरत बताते हैं। एक मान्यता के अनुसार यूं कहा जाता है कि कालिदास के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ बताते हैं उसका नाम अभिज्ञान शकुंतलम बताते हैं। इसमें शकुंतला और दुष्यंत के एक लाला था जिसका नाम था भरत, उसी के नाम से इसका इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा है, यानी भारत पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था, लेकिन ईरानियों ने क्या कहा है, ईरानियों ने कहा है कि जो आर्य हैं, ईरानियों ने कहा है कि जो आर्य हैं, इन आर्यों का जो मूल स्थान था वो सिंधु घाटी था। कौन सी घाटी बताया, सिंधु घाटी को बताया। अब सिंधु से ये शब्द क्या बना, हिंदू बना। क्या बना दोस्तों, हिंदू बना, और हिंदू से ये शब्द क्या बना, हिंदुस्तान बना। क्या बना, हिंदुस्तान बना। तो ईरानियों ने इस भूभाग के लिए क्या शब्द काम में लिया है, हिंदुस्तान। जबकि इसी के बारे में मैं बात करूं तो यूनानियों ने इस भूभाग के लिए क्या शब्द काम में लिया है, तो इन्होंने कहा कि साहब एक नदी थी जिसका नाम क्या था, सिंधु नदी। कौन सी नदी बताते हैं, सिंधु नदी। इन्होंने कहा कि जो आर्य हैं उनका जो निवास स्थान था वो सिंधु नदी के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे, और सिंधु को इन्होंने क्या कहा, इंडस कहा है। क्या कहा है दोस्तों, इंडस। और इंडस से ये नाम क्या पड़ा, इंडिया पड़ा। क्या नाम रखा गया, इंडिया। तो ये नामकरण से संबंधित, जबकि जो भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में इस भूभाग के लिए दो शब्द ही काम में लिए गए हैं। एक लिया गया है वो क्या, भारत, और दूसरा शब्द जो काम में लिया गया है वो क्या लिया गया है, इंडिया। क्या लिया गया है दोस्तों, इंडिया। ये यहां तक नामकरण से संबंधित जो बातें थी वो कंप्लीट, यहां तक बात समझ में आई होगी। पहली जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, और पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, भारत का परिचय है। भारत एक महान देश है, इसकी सभ्यता व संस्कृति उतनी प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव है। इस महानता के कारण इसे एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भारत है ये एक महाद्वीप में निवास करता है, और वो कौन से महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में निवास करता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि एशिया महाद्वीप के ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जबकि ग्लोब की दृष्टि से देखें तो कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के सापेक्ष ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैंने कहा कि इसके नामकरण से संबंधित जो बातों के बारे में चर्चा करें, तो इस भारत को प्राचीन समय में सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। क्यों,
क्योंकि यहाँ 7 नदियां बहती थी, जिसमें सिंधु का नाम आता है, झेलम का नाम आता है, चेनाब का नाम आता है, रावी का नाम आता है, व्यास का नाम आता है, सरस्वती का नाम आता है, सतलज का नाम आता है और द्वेषदत्ती का नाम आता है। इसलिए कहते हैं कि साहब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, सप्त सिंधु कहा जाता था। लेकिन मैं बात करूं तो यूं कहा जाता है कि जो भारत है इसके उत्तरी भाग में आर्यों का आगमन होने के कारण इसको कहते हैं कि आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। आर्यों का जो शक्तिशाली शासक बताते हैं उसका नाम क्या बताते हैं, भरत बताते हैं। और भरत के नाम से इस क्षेत्र को क्या कहा गया, भारत कहा गया। जबकि एक मान्यता के अनुसार दोस्तों यूं कहा गया है कि कालिदास के द्वारा जो रचित जो ग्रंथ बताते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें शकुंतलम और अभी जो दुष्यंत के एक लाला पैदा हुआ था जिसका नाम क्या था, भरत नाम था, उसी के नाम से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, ईरानियों ने कहा है कि जो आर्य हैं उनका जो निवास स्थान था वो सिंधु घाटी के आसपास वाले इलाके में था। तो सिंधु को उन्होंने क्या कहा, हिंदू कहा, और हिंदू से ये शब्द क्या बना, हिंदुस्तान बना है। जबकि यूनानियों ने कहा है कि साहब ये जो सिंधु नदी है उसको क्या कहा, उसको इंडस कहा है। और इंडस है वो अंग्रेजी का जो अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ जो रूप है उसको हमने क्या कह दिया, इंडिया कह दिया। उसके बाद में नेक्स्ट भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस भारत के लिए 2 शब्द यूज में लिए गए हैं, नंबर 1 भारत और नंबर 2 इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों बातें यहां तक होती तो ठीक थी, मैं आगे बात करूं तो कहते हैं कि साहब भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल तो बताते हैं दोस्तों, लेकिन बताते कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत, क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो विश्व के क्षेत्रफल का ये बताते तो हैं दोस्तों, लेकिन बताते कितना है, 2.4%। उसके बाद में नेक्स्ट है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान देखने को मिलता है, तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, 7वां स्थान है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब वो जो 7 जो राष्ट्र हैं उनके बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले जो नाम आता है वो रूस का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि कनाडा का नाम आता है। कनाडा ही नहीं दोस्तों, नाम तो आता है लेकिन चाइना का नाम आता है। और चाइना ही नहीं, नाम तो आता है लेकिन दोस्तों अमेरिका का नाम आता है। और अमेरिका ही नहीं दोस्तों, नाम तो आता है लेकिन ब्राजील का नाम आता है। अरे ब्राजील ही नहीं बल्कि नाम तो आता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है। किसका नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया का। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है।
पहला स्थान किसका आता है? रूस का आता है। और छठा स्थान किसका आता है? ऑस्ट्रेलिया का आता है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य। कई बार दोस्तों एग्जाम धीरे धीरे टफ होती जा रही है, पेपर बनते ही ये बहुत डीपली बनने लग गए हैं। तो या तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सुमलेखित कीजिएगा, या क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मिलान कीजिएगा, या क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अवरोही क्रम में जचाइए, या क्वेश्चन आता है कि अवरोही क्रम में जचाइए। तो कहने के मतलब ऐसी स्थिति में हमको कम से कम 4 जो राज्य हैं उनका क्षेत्रफल तो ध्यान में रहना चाहिए। यदि क्षेत्रफल भी ध्यान नहीं रहता है तो उन राज्यों का क्रम से नाम तो याद होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उसमें नंबर 1 पे जो नाम आता है वो राजस्थान का ही लिख देता हूं। नंबर 1 राजस्थान। नंबर 2 पे जो नाम आता है, ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य बना था वो कब बना था? तो 1 नवंबर 2000 को बना था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान। नंबर 2 पे कौन सा आता है? मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे कौन सा आता है? महाराष्ट्र। नंबर 4 पे कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। और नंबर 5 पे कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। कौन सा आता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। देखो, राजस्थान का जो क्षेत्रफल बताते हैं दोस्तों वो कितना बताते हैं? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर बताते हैं। जबकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो बताते हैं लेकिन 3,08,252 किलोमीटर बताते हैं। जबकि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल तो बताते हैं दोस्तों लेकिन 3,07,713 वर्ग किलोमीटर बताते हैं। जबकि आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो बताते हैं लेकिन 2,40,928 किलोमीटर बताते हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 2,22,236 वर्ग किलोमीटर बताते हैं। तो ये जो राज्य हैं इनका जो क्रम से जो क्षेत्रफल है, यहाँ तक बातें कंप्लीट, यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से और इसके बाद में बातें करते हैं। देखो तब तक एक बार चर्चा कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। 2.04 भी बता सकते हैं, 2.4% है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तो 7वां स्थान है। पहले स्थान पे किसका नाम आता है? तो रूस का, उसके बाद में कनाडा का, उसके बाद में चीन का, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का, और उसके बाद में ब्राजील का, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया को। और 7वां स्थान किसका आता है? भारत का आता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले 2000 से पहले जो सबसे बड़ा जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य था उसका नाम था मध्य प्रदेश। लेकिन क्या हुआ कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ बताते हैं। क्या नाम बताते हैं? छत्तीसगढ़। तब 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 2000 को जो तुम्हारा जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी से अलग हुआ था, और इसी कारण राजस्थान देश का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य बना था। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 है। उसके बाद में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। जबकि महाराष्ट्र का जो क्षेत्रफल है वो 3,07,713 है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 है। और जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है।
उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य, क्षेत्रफल वाले राज्य, भारत के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से? तो आपको याद होगा, जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा, 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो जी से नाम आता है गोवा का, ऐसे मेरे को समझ में आता है सिक्किम का, और टी से नाम आता है त्रिपुरा का, और उसके बाद में एक तो मेरी तरफ से आपको याद रखना पड़ेगा, क्या? नागालैंड का। ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। इसमें मैं बात करूं तो गोवा का जो क्षेत्रफल बताते हैं वो 3702 किलोमीटर बताते हैं। सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो 7096 किलोमीटर बताते हैं, 7096। त्रिपुरा का बताते हैं वो 10,486 बताते हैं, जबकि नागालैंड का बताते हैं 16,579 वर्ग किलोमीटर बताते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं वो भी बातें कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश। अब सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश किसको बताते हैं? तो बताते तो हैं दोस्तों, लेकिन बताते किसको हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बताते हैं? तो दोस्तों 8,249 वर्ग किलोमीटर बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश किसी को बताते हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप का नाम आता है। किसका नाम आता है? लक्षद्वीप का। और लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल बताते हैं वो कितना बताते हैं? तो 32 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 32 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ठीक था, बल्कि आगे बात कर लेते हैं। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना भैया आप, तब तक मैं बात कर लेता हूँ। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले राज्यों के बारे में बात आता है तो गोवा का नाम आता है, सिक्किम का नाम आता है, त्रिपुरा का नाम आता है और नागालैंड का नाम आता है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 है, जबकि सिक्किम का जो क्षेत्रफल बताते हैं वो 7,096 बताते हैं, त्रिपुरा का 10,486 बताते हैं, जबकि नागालैंड का 16,579 वर्ग किलोमीटर बताते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बताते हैं कितना? 8,249, जबकि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश किसी को बताते हैं? तो लक्षद्वीप को बताते हैं, और कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, मैं भारत के संदर्भ में बातें कर रहा हूं,
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली झीलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपने कभी नाम सुना होगा कच्छ का। कच्छ का जो क्षेत्रफल है वो 45,652 किलोमीटर, 45,652। कच्छ कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद में लेह का नाम आता है। लेह का जो क्षेत्रफल है वो 45,110 बताते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट नाम आता है, वो किसका नाम आता है? जैसलमेर का। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल बताते हैं वो 38,401। ठीक है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं भारत के, ये कंप्लीट। लेह कहाँ का है? तो लेह लद्दाख का नाम सुना ही होगा। कच्छ गुजरात में, जैसलमेर ये राजस्थान में है। जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। देखो, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये इसका नाम तो आता है, लेकिन दोस्तों माहे बताते हैं। और ये माहे काय का हरे पांडिचेरी का बताते हैं। काय का बताते हैं? पांडिचेरी का। और इसका जो क्षेत्रफल बताते हैं वो 8-9 किलोमीटर बताते हैं, 8 या 9 किलोमीटर। ठीक है, ये माहे वास्तविक रूप से ये केरल का भाग था, लेकिन जो आपने कभी नाम सुना होगा कि कराईकल का नाम सुना होगा, पांडिचेरी का नाम सुना होगा। ये तमिलनाडु के भाग हुआ करते थे। और ये यनम है, ये आंध्र प्रदेश का भाग था। और ये माहे हैं, ये केरल का भाग हुआ करता था। इन चारों को मिलाकर और एक जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसका नाम क्या बताते हैं? पांडिचेरी बताते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों मामला यहाँ तक होता तो ये क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। इनके अलावा क्षेत्रफल से और कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछता है। बाकी अब जो बात करें दोस्तों, तो कहते हैं कि इसी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो देखो दोस्तों, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं बन पा रहा है, रहने दो इसको, तो मैं बाद में देख लूंगा मैप को। तो ये यहाँ है, ये मुख्य भूमि है। ये यहाँ है, ये संपूर्ण भूमि है। ठीक है, ये आपको पता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला, ये इधर तुम्हारा कौन सा आ गया? तमिलनाडु। ये इधर अरुणाचल प्रदेश है। इधर क्या है? गुजरात है। ठीक है, ये यहाँ से कि क्या हुआ कि जो आपकी जो अरावली हिमालय है इधर आएगी, ये अरावली आएगी, इधर आएगा, ये हिमालय आएगा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पेंजिया, पेंथालोसा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, उनके बारे में बातें करते हैं। तो उस समय यूँ कहा जाता है कि साहब जो ये हिमालय है, इसी का जो अवशेष जो भाग है वो गिरकर इधर गिर गया था। और इधर गिर गया था तो यहाँ एक अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये मैं बताऊंगा, प्रत्येक चीज बताऊंगा। जैसे ही हमारा जो पहला जो टॉपिक है यानी भौतिक प्रदेश, उसके बारे में बात करेंगे। तो हिमालय के निर्माण के बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा कि कौन से युग में हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय है
उसकी जो अवशेष हैं उनसे किन किन का निर्माण हुआ है, प्रत्येक चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इतना समझो आप कि इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ते हैं तो ये आपकी मुख्य भूमि है और ये यहाँ से संपूर्ण भूमि है। ये जल में जलमग्न है ये अभी फिलहाल। तो यहाँ कोई ये पूछे कि भारत के जो उत्तर में कौन सा बिंदु स्थित है, तो इंद्राकोल। कौन सा बताते हैं? इंद्राकोल। भारत के जो दक्षिण में जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं? तो ये है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और ये यहाँ है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाही चिंग पॉइंट। लाही चिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट नहीं, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट नहीं, इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ये बातें समझ में आई होगी। ये मुख्य भूमि है, ये संपूर्ण भूमि है, ये जलमग्न है, ठीक है। यहां जो है उस बिंदु को बोलते हैं वोलाग, वोलांग, ओलाद नहीं, वो वोलांग है। इसी को बोलते हैं कि बीथू, की बीथू। यहां जो पूर्वी जो बिंदु है, पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं? गोरमोता, गोर मोता या गोर माता, ठीक है। ये पश्चिमी बिंदु है, ये गुजरात में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तरी बिंदु कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु कहाँ है? तमिलनाडु में। इसकी अक्षांशीय स्थिति यहाँ से देखें, यहाँ से, यानी कहने का मतलब मुख्य भूमि से यहाँ से देखें तो ये 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उत्तरी अक्षांश के मध्य। बात समझ में आ रही होगी कि भारत है, इसकी अक्षांशीय स्थिति मुख्य बिंदु से कितनी है? तो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। जबकि संपूर्ण भूमि से बात करें तो 6 डिग्री 4 से लेके, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो इंदिरा पॉइंट है वहां से 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत की जो देशांतरीय स्थिति के बारे में बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतर, ये यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बात की है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, उसमें कच्छ का नाम बताया होगा। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। इसका क्षेत्रफल मैंने बता दिया होगा 45,652 है। जबकि ये लेह है, इसका क्षेत्रफल 39,110 है। और जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? तो 38,401 किलोमीटर बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो माहे है। ये काय का है? केरल का है। केरल का पहले था लेकिन अब पांडिचेरी का जिला बताते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना? 9 किलोमीटर बताते हैं। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसको इंद्राकोल कहते हैं। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर है वो कन्याकुमारी। संपूर्ण भूमि पर है उसको पिगमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जबकि पूर्वी बिंदु वोलाग और किबिथु ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जबकि पश्चिमी बिंदु है वो गोर माता, ये गोर माता, माता या मोता, ये कहाँ है? तो ये कहते हैं कि गोविंद सागर, नारायण सरोवर का नाम सुना होगा, ये गुजरात में ही है, वहाँ है।
कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि इसके अक्षांशीय और देशांतरी विस्तृति के बारे में। मुख्य भूमि से ये 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 है। संपूर्ण भूमि से ये 6 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।